forms. Now our next question is to find a relationship between the contravariant, the components of a vector in two coordinate system. ओके तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको बेसिक बताना चाहूँगा कि हम किस तरह जो वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स आपके पास किस तरह हम लिखेंगे और किस तरह के कंपोनेंट्स को हम कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स कह रहे हैं और किस तरह के कंपोनेंट को हम कोवेरिएंट कह रहे हैं। बिकॉज ये जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली यहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल निकालेंगे वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन हमारे पास बनेगा उसी रिलेशन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हायर डिमेंशंस के अंदर, या आपके पास जिनको हम टेंसर्स ऑफ हायर रैंक कहते जाते हैं, जिनके रैंक एक से ज्यादा होते जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो वेक्टर है उसका रैंक 1 होता है, स्केलर का रैंक 0 होता है और फिर टेंसर्स जो हैं इनको टेंसर ऑफ रैंक 1 टेंसर ऑफ रैंक 0 कह के तो टेंसर्स ऑफ हायर रैंक की तरफ हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बेसिक से आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं वेक्टर को, जब हम लिखते हैं आपने वापस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पहले अपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास एक वेक्टर होता है a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये a1 a2 a3 क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। a1 a2 a3 क्या है, कंपोनेंट्स हैं ऑफ वेक्टर। हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर गए तो हमने क्या कहा कि ये वेक्टर जो a है उसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू a1 e1 a2 e2 प्लस a3 e3, ठीक है। तो ये a1 a2 a3 क्या है आपके पास, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। यहां पर हम कहते थे कि a1 a2 a3 जो है ये फंक्शन है x y z का। यहां पर हम कह देते हैं a1 a2 a3 जो हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, से u1 u2 u3 ये उनके फंक्शंस आपके पास बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां हमने वेक्टर को लिखा है यूनिट वेक्टर की फॉर्म के अंदर। e1 यूनिट वेक्टर है, e2 यूनिट वेक्टर है और e3 यूनिट वेक्टर है। लेकिन जब हम सरफेसेस की बात करते हैं और हमने देखा कि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स जो थे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, एक आपके पास स्मॉल e आ रहे थे और एक आपके पास कैपिटल E आ रहा था, ठीक है। स्मॉल e वाले वेक्टर्स आपके पास कहां से आ रहे थे, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से। इसलिए e11 की बात अगर करता हूं तो पार्शियल r और पार्शियल u1 आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला वेक्टर हमारे पास कहां से आ रहा था, जब हम ग्रेडियंट ले रहे थे डेल्टा u1 का, ठीक है। तो डेल्टा u1 का जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर आ जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास इस तरह बन जाता है। तो इसका मतलब कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास क्या बन सकता है, a1 e1 जो कि ये लिखा होगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इस तरह की फॉर्म में अगर मैं इसको यूज करते हुए लिख रहा हूं, ठीक है। और इसी तरह ही वेक्टर को हम लिख सकते हैं स्मॉल a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर, और दोनों आपस में क्या है आपके पास कोइंसाइड कर जाते हैं फॉर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये वाली बात हमने की है सिर्फ यूनिट वेक्टर को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह हम एक वेक्टर को लिखते हैं। लेकिन हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम ये स्मॉल e1 e2 e3 यूनिट वेक्टर्स की बजाय हम लिखें इसको जहां से ये यूनिट वेक्टर आ रहा है, से ये वाला यूनिट वेक्टर आपके पास वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है तो उसके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। उसके लिए हम लिख लेते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल C1 पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 प्लस C2 पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 प्लस C3 पार्शियल r ओवर पार्शियल u3, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम वेक्टर की फॉर्म में, ऑब्वियसली ये जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल C1 कैपिटल C2 और कैपिटल C3 हैं, ये बराबर नहीं है कैपिटल A1 A2 A3 के, क्योंकि ये आपके पास आज यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे वो वेक्टर हैं। जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो जब हम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कोएफिशिएंट्स डेफिनेटली आपका चेंज हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह हम वेक्टर को लिख सकते हैं, मैं स्मॉल c1 लिख रहा हूं,
डेल्टा u1 प्लस स्मॉल c2 डेल्टा u2 प्लस स्मॉल c3 डेल्टा u3। ठीक है, ऑब्वियसली these c1 c2 c3 are not equivalent to small a1 a2 a3 because इसने डेल्टा u1 की मैग्नीट्यूड से डिवाइड होना है, तो वो जो स्केलर आएगा वो स्केलर फंक्शन और ये कोई जो स्केलर है आपके पास आपस में सिंपलीफाई होकर फिर आपके पास कोई a1 वाली बात बन सकती है। तो ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स आए हैं इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्मॉल c1 स्मॉल c2 और स्मॉल c3 आए हैं हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये वाली बात आपने ज़हन में रखनी है, जो हमने स्टार्ट के अंदर ही डिफाइन कर दिया कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो टेंजेंट वेक्टर की फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो जो उसके कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या कहला रहे हैं, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। और जो हम ग्रेडियंट वेक्टर की फॉर्म के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपके पास ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो ये नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है, तो हमने बात यहां पे कर ली कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आपके पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म के अंदर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में किस तरह की हो सकती है, और फिर हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए से क्या मुराद है। एक और छोटी सी बात मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, से आपके पास रेक्टेंगुलर से मूव करके हम डिफरेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं आपके पास। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करें, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जा सकते हैं, हम स्फेरिकल में जा सकते हैं, हम इलिप्टिक में जा सकते हैं या इलिप्टिक सिलेंड्रिकल में जा सकते हैं, हम बाइपोलर कोऑर्डिनेट्स में जा सकते हैं, हम पैराबोलाइडल कोऑर्डिनेट्स में जा सकते हैं। हमारे पास और भी बेतहाशा ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। तो ये कुछ हमने लिखी हैं जो कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर से मूव करके स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और इनमें दूसरे कोऑर्डिनेट्स में जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। इसका मतलब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है x इज इक्वल टू, जैसे सिलेंड्रिकल के लिए है रो cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू रो sin ऑफ थीटा, z इज इक्वल टू z। ठीक है, ये हम रेक्टेंगुलर से मूव करके सिलेंड्रिकल में आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, cos ऑफ फाई कहते हैं से, y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, ये इधर sin ऑफ फाई लिखते हैं, sin ऑफ थीटा sin ऑफ फाई, z इज इक्वल टू r cos ऑफ फाई। ठीक है, तो ये हम रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में जा रहे हैं। यहाँ पे हम x, y और z से कहां जा रहे हैं, रो, थीटा और फाई। इधर हम x, y, z से कहां जा रहे हैं, r, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है, इसमें x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा sin ऑफ फाई है, यहाँ पे x इज इक्वल टू रो cos ऑफ थीटा है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं रो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा sin ऑफ फाई। और हमारे पास सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस बन जाए, हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल के दरमियान भी ट्रांसफॉर्मेशन रूल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल एक बात बताने वाली थी कि हमारे पास रेक्टेंगुलर से डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर मूव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास in order to understand the transformation rules which we are going to extend for tensor analysis in tensor calculus. So question है हमारे पास, let A be a given vector defined with respect to
two general curvilinear coordinate systems. और वो सिस्टम्स हमारे पास क्या है, एक है U1, U2, U3 एंड सेकंड क्या है U1 बार, U2 बार, U3 बार. Find the relation between the contravariant components of the vector in the two coordinate systems. ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक वेक्टर डिफाइंड है. ठीक है, दिया गिवन वेक्टर, एक वेक्टर आ गया आपके पास वेक्टर ए, वो क्या है, डिफाइंड है इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कौन कौन से हैं, U1, U2, U3, U1 बार, U2 बार एंड U3 बार. तो जिस तरह हमने बात की थी कि एक वेक्टर आपके पास है, से ए वेक्टर, वो आप डिफाइन कर सकते हैं रो वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर e थीटा प्लस az ez. ठीक है, इसी तरह उसी वेक्टर को हमने एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पहले क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंदर किया था कि वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया था 4 क्वेश्चन के अंदर शायद, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में. हमारे पास गिवन था वेक्टर से xi प्लस y स्क्वायर, ये रैंडमली लिख रहा हूं, प्लस z क्यूब के. हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मूव कर सकते हैं रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल के दरमियान. और इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं AR ER प्लस A थीटा E थीटा प्लस A फाई E फाई. यानी कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो कि आपके पास रेक्टेंगुलर था, वहां से हम ट्रांसफॉर्म करके उसको सिलेंड्रिकल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी वेक्टर को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर गिवन है जो कि डिफाइंड है हमारे पास टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर्वीलिनियर. U1, U2, U3 से रो थीटा फाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, और इसी तरह आपके पास U1 बार, U2 बार एंड U3 बार. ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो हमारे पास डिफाइंड है. अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्होंने बार वाली नोटेशन से इंट्रोड्यूस करवा दिया, और एक आपके पास U1, U2, U3. हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिलेशन between the contravariant components of the vector A in the two coordinate system. के टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स बन रहे हैं उनके दरमियान. तो जिस तरह एक वेक्टर डिफाइन है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे हमने यहां पे लिखा, तो उसी तरह हम उस वेक्टर को डिफाइन करेंगे दूसरे के अंदर A वेक्टर C1 बार, क्योंकि U1 बार, U2 बार और U3 बार हमने क्या किया. ठीक है, तो पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 बार प्लस पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 बार, C2 आ जाएगा इसके साथ, प्लस C3 बार पार्शियल R और पार्शियल U3 बार. तो हम इसी तरह वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं बार वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और इनके जो कंपोनेंट्स हैं C1 बार, C2 बार एंड C3 बार, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है C1 बार और C2 बार. यहां पे कोई चीज आ जाएगी C2 बार और C2 के दरमियान, C1 बार नहीं है, C3 बार और C3 के दरमियान. ठीक है, contravariant components of vector A in two coordinate system. Find the relation between the contravariant components of the vector in the two coordinate system. तो आपके जहन में स्टेटमेंट होनी चाहिए, हमारे पास वेक्टर A डिफाइंड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम U1, U2, U3 है, U1 बार, U2 बार, U3 बार है, और रिलेशन कैलकुलेट करने लगे हैं दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान. ठीक है, और हमने वो कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स कहां डिफाइन किया हुआ है, वो हमने बता दिया कि हमने कंट्रावेरिएंट्स को यहां पे डिफाइन किया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि हम जनरल के लिए चल रहे हैं,
तो हम जनरल के लिए लेकर चलते हैं काम अपना कि u1 u2 u3 है और u1 बार u2 बार और u3 बार है। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। आपके पास x इज इक्वल टू x1 u1 u2 u3 का फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू y1 u1 u2 u3 का फंक्शन होगा और z इज इक्वल टू z1 u1 u2 एंड u3 का फंक्शन होगा। इसी तरह हमारे पास मौजूद होगी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वेक्टर डिफाइन है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस मौजूद है। ठीक है, इसी तरह x2 u1 बार u2 बार u3 बार, y इज इक्वल टू y2 से रिप्रेजेंट कर दिया u1 बार u2 बार u3 बार, z इज इक्वल टू z2 u1 बार u2 बार एंड u3 बार। ठीक है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स मौजूद आ गए आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए। और जिस तरह मैं भी आप लोगों को बता रहा था कि आपके पास अगर रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जा रहे हैं और रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके 3 इक्वेशंस बनेंगे साइमल्टेनियसली, हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर सेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का फिलहाल नाम दे देता हूं। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा कि हमने क्या सॉल्व करना है, हम इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन से इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन रूल। हमारे पास कौन सा मौजूद होगा, u1 को हम लिख सकते हैं u1 बार u2 बार u3 बार का फंक्शन, u2 को लिख सकते हैं u2 इज अ फंक्शन ऑफ u1 बार u2 बार एंड u3 बार, u3 को लिख सकते हैं u1 बार u2 बार u3 बार। ठीक है, अदर वे अराउंड भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम इसी को ही यूज कर लेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, u1 बार को भी हम लिख सकते हैं कि वो फंक्शन है u1 u2 u3 का, u2 बार फंक्शन है आपके पास u1 u2 और u3 का, और u3 बार आपके पास फंक्शन बन रहा है u1 u2 एंड u3 का। क्लियर है, तो ये दो को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अदर वे राउंड हम मूव कर सकते हैं। क्लियर है, इसी तरह अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो आल्सो, अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर है r इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, तो हमारे पास dr किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास dr आ जाएगा आपके पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3। क्लियर है, हमने क्या किया, जस्ट टोटल डिफरेंशियल ले लिया dr पार्शियल r पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल r पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल r पार्शियल u3 du3। अभी मैंने जब स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स किया था, तो वहां जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे dr की dr के साथ, तो मैंने पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 को सिंपलीफाई के बार बार ना लिखना पड़े, तो मैंने एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी अल्फा की, कि वहां पर क्या था हमारे पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 को मैंने लिख दिया था अल्फा 1, और ये नीचे लगाया था मैंने वेक्टर का साइन के ऊपर, मुझे शायद बार वाले कोऑर्डिनेट्स के आगे क्वेश्चन है तो फिर यूज करना पड़े, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं अल्फा 1 du1 अल्फा 2 du2 प्लस अल्फा 3 du3। याद रखना है कि ये जो नीचे मैंने अब अंडर लगाया है, ये अंडरलाइन सी जो है ये वेक्टर के साइन को, कि अल्फा 1 जो है वो बेसिकली वेयर हमने यूज किया है कि अल्फा 1 इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, या मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख दूं अगर, तो अल्फा i इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल ui, या ij के हमारे पास दूसरे जाते हैं तो हम इंडेक्स कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इंडेक्स वाली बात फिर हम थोड़ी सी टेंसेस में जाके और थोड़ी सी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह जिस तरह ये r इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 हमने लिखा है, इसी तरह अगर मैं लिखूं आल्सो, हमारे पास चूंकि जो वेक्टर था वो डिफाइन था टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास r इज अ फंक्शन ऑफ u1 बार u2 बार और u3 बार हो जाए, तो मेरे पास dr किसके बराबर आ जाएगा, dr किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 बार du1 बार प्लस पार्शियल r
ओवर पार्शियल u2 बार du2 बार प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 बार du3 बार। ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं dr इज इक्वल टू अल्फा 1 बार। अब बार ऊपर आ गया, जो अंडरलाइन के तौर पे लिखा है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अल्फा 1 बार du1 बार प्लस अल्फा 2 बार du2 बार प्लस अल्फा 3 बार du3 बार। क्लियर है? एक हमारे पास dr की वैल्यू ये आ गई और एक हमारे पास dr की वैल्यू ये हमने लिख दी। क्लियर है? किसी के जहन में यहां तक हो तो वो एक दफा अपना रिवाइज कर ले, क्योंकि आगे फिर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। अभी तक हमने dr लिख लिया है। अब हमारे पास जो था वेक्टर, इन दोनों को, ये भी dr है हमारे पास और ये भी हमारे पास क्या है, dr। तो इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करके लिख सकते हैं। ये वाली इक्वेशन जो आपकी है, इसको से मैं इक्वेशन 1 तो मैंने उसको कहा हुआ है, इसको 2 और 3, या मैं इसको 2 भी मैंने पहले कहा हुआ है, इसको मैं स्टार और इसको मैं डबल स्टार का नाम दे देता हूं। तो स्टार और डबल स्टार से मैं यूज कर सकता हूं, क्या चीज आपके पास आ जाएगी, दिस इंप्लाई स्टार एंड डबल स्टार इंप्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा 1 du1 प्लस अल्फा 2 du2 प्लस अल्फा 3 du3। ये किसके बराबर आ गया, अल्फा 1 बार du1 बार प्लस अल्फा 2 बार du2 बार प्लस अल्फा 3 बार du3 बार। ठीक है, अब आगे हमने कंटिन्यू करना है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इसको ज़हन में रख लेना है कि ये हमने किस तरह आगे कंटिन्यू करना है। अब हम ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो देख चुके हैं, ये वाला, इधर से भी हम टोटल डिफरेंशियल ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास du1, 3 इक्वेशन है ना, u1 is a function of u1 bar, u2 bar, u3 bar, u2 is a function of u1 bar, u2 bar, u3 bar and similarly u3 के लिए। तो इनके लिए हम टोटल डिफरेंशियल लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u1 बार du1 बार प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u2 बार du2 बार प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u3 बार du3 बार। ठीक है, इसी तरह हम du2 के लिए भी लिख लेते हैं। du2 इज इक्वल टू पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u1 बार du1 बार प्लस पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u2 बार du2 बार प्लस पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u3 बार du3 बार। और इसी तरह हम उसके लिए भी लिख लेते हैं 3 वाले के लिए, जहां पे u3 इज अ फंक्शन ऑफ u1 बार u2 बार u3 बार है। पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u1 बार du1 बार प्लस पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u2 बार du2 बार प्लस पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u3 बार du3 बार। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशंस लिखी हैं x y z की बहुत कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, और फिर हमने बताया कि हम उन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान भी आपस में रिलेशन लिख सकते हैं। और टारगेट हमारा क्या है, वेक्टर a 2 में डिफाइंड है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो वो वाला जो एक्सप्रेशन मैंने शुरू में लिखा था, a इज इक्वल टू c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस c3 अल्फा 3 और c1 बार अल्फा 1 बार प्लस c2 बार अल्फा 2 बार प्लस c3 बार अल्फा 3 बार, उनको भी हम आगे यूज करेंगे। तो बेसिक अपना थोड़ा सा बना रहे हैं। अभी हमने क्या किया है, बेसिकली कंपोनेंट्स को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने dr ये लिखा है और dr ये लिख के जो हमने कंपेयर किया है, यहाँ पे अल्फा 1 है du1 है, अल्फा 2 है du2 है, यहाँ पे अल्फा 1 बार है du1 बार है, अल्फा 2 बार है du2 बार है। तो हमने क्या किया, du1 को इन टर्म्स ऑफ du1 बार du2 बार लिख दिया। ठीक है, अब मैं ये du1 की वैल्यू जो है ये उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, du2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और du3 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास जो सारा सिस्टम है, ये वाली जो इक्वेशन है, इधर लेफ्ट साइड पे भी
du1 बार, du2 बार और du3 बार के एक्सप्रेशंस आते जाएंगे, फिर बोथ साइड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज टू सब्स्टिट्यूट दिस सेट ऑफ इक्वेशन, जिसको मैं नाम दे देता हूं ट्रिपल स्टार का, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस हैं, इस वजह से हमारे पास ट्रिपल स्टार इसका नाम आ गया। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं यूजिंग ट्रिपल स्टार इन इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 3 का नाम दिया हुआ है, 3 के अंदर। ठीक है, सो यूजिंग ट्रिपल स्टार इन किसके अंदर, इक्वेशन 3, वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली चीज आपके पास वैसे ही रहेगी, तो इसको मैं वैसे ही पहले लिख देता हूं, अल्फा 1 बार du1 बार प्लस अल्फा 2 बार du2 बार प्लस अल्फा 3 बार du3 बार। ठीक है, क्या करने लगे हैं, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, तो अल्फा 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, उसका तो मसला ही कोई नहीं है, ये आ गया अल्फा 1, du1 की जगह हमने ये वाली सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, du1 की जगह, du1 क्या है, पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u1 बार du1 बार प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u2 बार du2 बार प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u3 बार du3 बार। ठीक है, प्लस अल्फा 2 du2 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा 2 एज इट इज आ गया, ये वाला du2 की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u1 बार du1 बार प्लस पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u2 बार du2 बार प्लस पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u3 बार du3 बार। ठीक है, प्लस अल्फा 3 बार, अल्फा 3 आपके पास वैसे ही आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, ये du3 की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, du पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u1 बार du1 बार प्लस पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u2 बार du2 बार प्लस पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u3 बार du3 बार। ठीक है, अब हमारे पास टर्म्स इकट्ठी होती जा रही हैं, मैं राइट साइड पे अगर गौर करूं तो मेरे पास du1 बार यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पर भी है, मैं इनको कंबाइन कंपेयर करने लगा हूं, नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, comparing the coefficients of du1 bar, du2 bar, du3 bar। ठीक है, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने लगे हैं, तो मेरे पास क्या है, यहां पे du1 के साथ क्या है, du1 बार के साथ अल्फा 1 बार, यहां पे du1 बार के साथ क्या है, ये है और ये वाली टर्म है, ये है और ये वाली टर्म है, ये है और ये वाली टर्म साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सो मेरे पास जब मैंने कंपेयर किया तो क्या बन गया, अल्फा 1 बार इज इक्वल टू अल्फा 1 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u1 बार प्लस अल्फा 2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u1 बार प्लस अल्फा 3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u1 बार। ठीक है, इसी तरह जब मैंने कंपेयर किया इसको u2 बार को, तो मेरे पास क्या है, यहां पे ये है और यहां पे क्या है, ये वाली टर्म और ये इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, इधर क्या है, ये वाली टर्म है और इसने मल्टीप्लाई होना है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है आपके पास जिसने मल्टीप्लाई होना है। तो मेरे पास अल्फा 2 बार किसके बराबर आ गया, अल्फा 1 पार्शियल u1 और पार्शियल u2 बार प्लस अल्फा 2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u2 बार प्लस अल्फा 3 पार्शियल
u3 ओवर पार्शियल u2 बार। ठीक है, इसी तरह मैं अगर आगे कंपेयर करता हूं तीसरे वाला, तो तीसरे में मेरे पास क्या है, ये वाली टर्म आ रही है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अब उसको लिखने लगा हूं। ये कंपैरिजन करके हमने लिख लिया हुआ है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। सो तीसरी टर्म मेरे पास क्या आ गई, अल्फा 3 बार इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा 1 पार्शियल u1 ओवर अल्फा 1 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u3 बार प्लस अल्फा 2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u3 बार प्लस अल्फा 3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u3 बार। यहां तक पहुंचे हैं जो, तो आप लोग एक दफा इसको दोबारा भी देख सकते हैं। हमने अभी तक काम क्या किया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन लिखी, x की इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3, y की z की, u1 बार u2 बार u3 बार की फॉर्म में x1 y x y z की हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी। और फिर हमने क्या किया, u1 u2 u3 से u1 बार u2 बार u3 बार एंड वाइस वर्सा ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखी। जस्ट वहां तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखे थे। उसके बाद हमने क्या किया, r इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 लिखा, r इज अ फंक्शन ऑफ u1 बार u2 बार u3 बार लिखा, dr कैलकुलेट किया, टोटल डिफरेंशियल किसी भी स्केलर फंक्शन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट करने के बाद उन दोनों dr को हमने कंपेयर किया, हमारे पास क्या आ गई, अल्फास की फॉर्म में कंपैरिजन आ गया। अब वो दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर नहीं हो सकते थे, एक तरफ u1 du1 du2 du3 था, एक तरफ du1 बार du2 बार du3 बार था। तो हमने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल u1 u2 u3 का u1 बार u2 बार u3 बार की फॉर्म में लिखा हुआ था, उनके टोटल डिफरेंशियल निकाले और फिर du1 du2 du3 को हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास सारा सिस्टम बार वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर चला गया। ठीक है, du1 बार du2 बार du3 बार आ गया, और उसके बाद जस्ट हमने कंपेयर करके ये सेट ऑफ इक्वेशन हमने बना लिया। ठीक है, नाउ हमारा मेन टारगेट क्या था, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स of a vector in contravariant form, or in other words we have to find the relationship of the contravariant components of a vector। और contravariant components of a vector मैंने just इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स, तो जो कोएफिशिएंट्स बन रहे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो हमने क्या किया है, ए वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिंस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस c3 अल्फा 3। ठीक है, और इसी तरह हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं c1 बार अल्फा 1 बार प्लस c2 बार अल्फा 2 बार प्लस c3 बार अल्फा 3 बार। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर्स तो वही वेक्टर है, वेक्टर तो उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, दूसरे में उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो बेसिकली तो दोनों वेक्टर आपके पास सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस c3 अल्फा 3। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, ये वाले c भी हमने कैपिटल ही लिखे हुए हैं, c1 बार अल्फा 1 बार प्लस c2 बार अल्फा 2 बार प्लस c3 बार अल्फा 3 बार। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना था, इन दोनों के दरमियान रिलेशन c1 बार c1 का c2 बार c2 का c3 बार c3 का। ठीक है, हमने उससे पहले अपना सारा काम तैयार कर लिया। यहां पर देखिए, अब हम जिस तरह वहां पे जब dr को हमने कंपेयर किया था तो हमारे पास कोई काम नहीं था, हमें u1 वगैरह के टोटल डिफरेंशियल लेने पड़े थे। अब यहां पर हमारे पास क्या है, अल्फा 1 बार अल्फा 2 बार अल्फा 3 बार हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सारे यहां पर क्या आ जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज अगेन दिस इक्वेशन, इसको कोई भी नाम देते हैं, ये तीनों इकट्ठी हैं, इसको हम नाम दे देते हैं रोमन वाला 1। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज, we are going to use 1
इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, हम क्या करेंगे, C1 अल्फा 1 तो आपका वैसे ही रहा, C2 अल्फा 2 आपका वैसे ही रहा, C3 अल्फा 3 आपका वैसे ही रहा, इज इक्वल टू ये वाला जो था, जो रेड में हमारे पास थी, ये अल्फा 1 बार की वैल्यू है, ये अल्फा 1 वाली रेड वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये हमारे पास अल्फा 2 बार की ग्रीन वाली वैल्यू है, वो हम यहाँ पे ग्रीन वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये जो हमारे पास ब्लू में है वैल्यू लिखी हुई, ये हमने यहाँ पर यूज कर देनी है। ठीक है, ये जस्ट अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। सो C1 बार के साथ क्या आ गया, अल्फा 1 बार, अल्फा 1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U1 बार प्लस अल्फा 2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U1 बार प्लस अल्फा 3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल U1 बार। ठीक है, प्लस C2 बार के साथ क्या आ जाएगा, अल्फा 2 बार, क्या है वो, अल्फा 1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U2 बार प्लस अल्फा 2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U2 बार प्लस अल्फा 3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल U2 बार। क्लियर है, अब हमने C3 बार अल्फा 3 बार की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो अल्फा 3 बार की आपके पास क्या वैल्यू है, वो हमने इक्वेशन नंबर ऊपर 1 में लिखी दिया है, प्लस C3 बार आपके पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस C3 बार क्या है आपके पास, अल्फा 3 बार की अल्फा 1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U3 बार प्लस अल्फा 2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U3 बार प्लस अल्फा 3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल U3 बार। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। सो अल्फा 1 के साथ क्या क्या आ जाएगा, हम अल्फा 1 के साथ देखें, ये है C1, अल्फा 1 के साथ क्या आएगा, अल्फा 1 का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, ये साथ आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, अल्फा 1 के साथ क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, अल्फा 1 के साथ क्या है, ये और ये वाली टर्म। ठीक है, अल्फा 2 के साथ क्या है, ये वाली टर्म, और C1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा 2 के साथ क्या है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा 2 के साथ क्या है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अल्फा 3 के साथ हमारे पास क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज। ठीक है, और ये वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, ये जस्ट मैं निशान लगा रहा हूं, वेक्टर के साइन नहीं समझ लेने आप लोगों ने। ठीक है, सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स of comparing the components of alpha 1, alpha 2 and alpha 3 to get, हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, रेड वाले, C1 किसके बराबर आ गया, बस ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चला है, C1 इज इक्वल टू C1 बार, C1 बार के साथ क्या आ रहा है, पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U1 बार, नहीं पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U1 बार, रेड वाला पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U1 बार प्लस C2 बार पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U2 बार प्लस C3 बार पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U3 बार। ठीक है, ब्लू वाले में आपके पास क्या है, ये वाला, और ये कौन सा आपके पास, ये। ठीक है, तो C2 किसके बराबर आ गया, C2 बराबर आ गया हमारे पास C1 बार पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U1 बार, C1 बार पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U1 बार प्लस C2 बार पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U2 बार प्लस C3 बार पार्शियल U2 और पार्शियल U3 बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास C3 किसके बराबर आ गया, C3 इज इक्वल टू पार्शियल C1 बार आ गया पार्शियल
u3 ओवर पार्शियल u1 बार प्लस c2 बार पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u2 बार प्लस c3 बार पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u3 बार। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये जो हमारा टारगेट था, जो हमने रिलेशन कैलकुलेट करना था, रिलेशन देख लें, C1 C2 C3 जो है ये कंपोनेंट्स हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर के इन U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर। C1 बार C2 बार C3 बार ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर के इन अदर कोऑर्डिनेट U1 बार U2 बार एंड U3 बार। तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहां तक खत्म हो गया है। अब बस हम इसको जरा सा छोटा करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट जो स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, इंडेक्स नोटेशन को यूज करके कंप्लीट किया था। तो अगर हम गौर करें, मैं इसको इधर से साफ कर देता हूं कि ये जो आपके पास इंडेक्स बन रहा है, ये पहले इन तीनों इक्वेशन को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है, ये आपके पास C3 है। तो इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन लिख दूं Cp और P बता दूं कि P इज इक्वल टू 1 के लिए एक इक्वेशन हो जाए, 2 के लिए एक इक्वेशन हो जाए और 3 के लिए एक इक्वेशन हो जाए, तो Cp C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया। इसने किसके बराबर आना है? ये देखें, यहां पे 1 है तो आपके पास यहां पे भी 1 है, यहां पे बल्कि ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है। लेकिन हमने क्या करना है, 1 के लिए एक लिखनी है, 2 के लिए एक लिखनी है, 3 के लिए। तो अगर हम यहां पे P लगाया है, ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है, फिर आपको जो समेशन वाले हैं आगे जाके वो इशू ना क्रिएट करने लगे। P लगाया है, जैसे मैंने वो लिख दिया कि मुझे तीनों इक्वेशन को पहले तो एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। आप पहले इनको सम करके भी एक टर्म में लिख सकते हैं, वो अदर तरीका है। हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 इक्वेशन है, इंडेक्स लगाया P इज इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन। तो मैं इसके अंदर कहां इंडेक्स लगाऊं? जब मेरे पास ये 1 आ रहा है तो ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। जब इधर 2 लगाऊंगा P की जगह तो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। 3 लगाऊंगा तो ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैंने इंडेक्स लगा दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? C1 बार पार्शियल, यहां पे क्या आना चाहिए था, क्योंकि P लगाया है तो यहां पे क्या आना चाहिए था, P ओवर पार्शियल U1 बार प्लस C2 बार पार्शियल UP ओवर पार्शियल U2 बार प्लस C3 बार पार्शियल UP ओवर पार्शियल U3 बार। अब देखें, मैंने P की जगह 1 लगाया तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी। तो मैंने P लगाया हुआ था, P इज इक्वल टू 1 लगाऊंगा, पहली इक्वेशन बन गई। P की जगह 2 लगाऊंगा, C2 इज इक्वल टू C1 बार पार्शियल UP ओवर पार्शियल, P की जगह क्या लग गया हुआ है 2 प्लस C2 बार पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U2 बार प्लस C3 बार पार्शियल UP ओवर पार्शियल U3 बार। इसी तरह जब मैं P की जगह 3 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C1 बार पार्शियल U3 ओवर पार्शियल U1 बार प्लस C2 बार पार्शियल U3 ओवर पार्शियल U2 बार प्लस C3 बार पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U3 बार। समझ लगी है? तो इन तीन इक्वेशन को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, साथ बता दिया प्रोवाइडेड P इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखें 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज, अगर मैं समीशन लगा देता हूं ताकि और आसानी हो जाए, दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू समीशन Q इज इक्वल टू 1 2 3 और किस चीज को ऐड करना है यहां पे, CQ पार्शियल UP ओवर पार्शियल UQ बार। इसका मतलब इस इक्वेशन से मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर वाली। Q की जगह 1 लगेगा प्लस ये समीशन क्या शो कर रहा है कि जहां पे भी Q है पहले लगाओ 1, फिर प्लस करो, Q की जगह लगाओ 2, प्लस करो, Q की जगह लगाओ 3। तो यहां पे क्या गया, C1 पार्शियल UP ओवर पार्शियल U1 प्लस Q की जगह लग गया 2, C2 बार पार्शियल UP ओवर पार्शियल U2 बार प्लस Q की जगह लग गया 3 पार्शियल UP ओवर पार्शियल U3 बार। ठीक है,
तो ये हमने रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लिया, ये मैं बार मिस कर गया था, ये हमने रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लिया। कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है, वेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A इन U1, U2, U3, और ये भी इसी तरह ही है, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन U1 बार, U2 बार और U3 बार। ठीक है, तो ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल बना है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन रूल को हम बाद में एक्सटेंड करेंगे किसके लिए, हायर इंडिसेस के लिए, हायर रैंक्स के लिए। अच्छा, ये बात जो हमने यहां की है Cp इज इक्वल टू CQ बार, हम अगर काम जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं की थी du1 की, du2 की, du3 की, और कंपेयर किए थे कोएफिशिएंट्स u1 बार, u2 बार और u3 बार के, अगर हम वहां पे वो जो मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी थी जो आपके पास था u1 बार इज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, अगर हम वो वाली इक्वेशन यूज करते तो हम कंपेयर कर रहे होते कंपोनेंट्स du1, du2 और du3 के, तो फिर हमारे पास रिजल्ट किस तरह का बन जाता। इसके ये वाली चीज आपके पास दे दिया कि ये वाली बार वाली वैल्यू आपके पास मौजूद हो तो आप दूसरे कोऑर्डिनेट्स में चले जाते, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता आपके पास CQ बार की वैल्यू आपके पास आ जाती CP पार्शियल UQ बार ओवर पार्शियल UP। ठीक है, और समीशन किस पे लगा होता P इज इक्वल टू 1 to 3, और यहां पे साथ क्या मेंशन है P इज इक्वल टू 1 to 3, और उस केस के अंदर क्या मेंशन हो जाता Q इज इक्वल टू 1 to 3। तो आपने ये बात हमेशा अब याद रखनी है कि कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के दरमियान रिलेशन किस तरह मौजूद है। अगर आप बार वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आपके पास नोन है और वहां से आप अन बार वाले कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करना है। अगर आप विदाउट बार वाले कोऑर्डिनेट्स की आपके पास वैल्यू मौजूद है तो आप बार वाले कोऑर्डिनेट में किस तरह जा रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन रूल यूज करना है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CQ बार इज इक्वल टू समीशन P इज इक्वल टू 1 to 3 पार्शियल UQ बार ओवर पार्शियल UP CP। ठीक है, कि ये वाली टर्म को हम पहले लिख लेंगे, और ये जो आपके पास आ रही है ना टर्म यहां पर वैल्यूज, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका रैंक क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमने लिखा है कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या होता है, क्योंकि ये जो अब आगे जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर टेंसर्स, रीमानियन ज्योमेट्री की तरफ जाने लगे हैं, उनके अंदर ये हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल वैसे ही जुबानी लिख लिया करेंगे कि टेंसर ऑफ रैंक 1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल या वेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये है, अगर मेरे पास इंडिसेस ज्यादा हो जाएंगे तो फिर मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो इस वीडियो के एंड के अंदर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि इसके अंदर मुझे ये बात समझ में नहीं आई हुई, तो काइंडली आप वीडियो को बैक पे भी जाके देख सकते हैं, काफी डिटेल के अंदर मैंने बताया है। एट द एंड में फिर यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।